महिमान जी राय बिल्कुल संदन पंजू आहिनि। ब्लेंडर न हिमायत करे थो नई मुखालफ़त, असां रुगो रिकॉर्ड कंदा आहियूं। हेलो एवरीवन, दिस इज फहद बॉम्बेवाला एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्लेंडर। सो हमारे साथ आज मौजूद हैं सेनेटर सरमद अली। सरमद के बारे में मैं आपको बता दूं कि सरमद साहब सेनेटर तो अभी हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, मगर इसके साथ साथ ये ही इज़ ऑल्सो द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जंग मीडिया ग्रुप। इसके अलावा ही इज़ ऑल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ APNS विच इज़ ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी। सितारा इम्तियाज़ इनको 2 दफ़ा मिल चुका हुआ है। एड एशिया कराई है इन्होंने, IEL को पूरा हेड किया है एक टाइम के ऊपर, और ये 35 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये हमसे आज यहाँ पे बैठ के सब शेयर करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। सरमद साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आई एम सॉरी सरमद साहब, आपकी जो लिस्ट है ऑफ योर अचीवमेंट्स, माशाल्लाह, इसको तो हम पता नहीं अचीवमेंट्स हैं या नहीं है, लेकिन नहीं क्यों नहीं, अचीवमेंट्स ही हैं सर। इंसान कुछ ना कुछ कोशिश करता है अचीव करने के लिए और शायद कर लेता है। हमारी जिंदगी गुजर जाती है, हम सोचते ही रह जाते हैं ये सारी चीजें कि यार ये और एक इंसान। That's very kind of you, very kind of you। सरमद साहब, आप लाहौर में पैदा हुए, हाँ, उसके बाद आपने इस्लामाबाद में आपने थोड़ा सा स्कूलिंग आपकी हुई, फिर आप पेंसिल्वेनिया चले गए, फिर FC कॉलेज एंड देन पेंसिल्वेनिया, फिर वापस आए एंड देन एडवर्टाइजिंग, फिर प्रिंट एंड देन TV एंड देन यू नो बीइंग अ सेनेटर। What an amazing journey, सनी साहब, ये कैसे? यार एक तो पता है मसला, इशू ये था कि माय फादर वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसकी वजह से वो हर शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर होते रहे। तो माय फादर वाज पोस्टेड इन कराची, ही वाज पोस्टेड इन मुल्तान फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, ही वाज पोस्टेड इन लाहौर, ही वाज पोस्टेड इन पेशावर, ही वाज पोस्टेड इन इस्लामाबाद। सो वो हम घूमते रहे, जहाँ वालिद साहब की ट्रांसफर होती थी हम साथ ऑब्वियसली चले जाते थे उनके ट्रांसफर के साथ। सो ऑब्वियसली वो एक रहा। सो अगर मैं ये कहूँ कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान को हमने इसी तरीके से देख लिया था बिकॉज ऑफ माई फादर्स पोस्टिंग्स एंड हिज ट्रांसफर्स, तो वो गलत नहीं होगा। ये बहुत अच्छा। सरमद साहब, ये उन बच्चों को के बारे में कहा जाता है बहुत सारे लोग के जिन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली अब्बा की पोस्टिंग की वजह से जब ट्रैवल किया होता है, उनका नज़रिया चीज़ों को देखने का, उनका लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाने का अंदाज वो बड़ा मुख्तलिफ होता है, और वो मैंने देखा है हमेशा बड़े कामयाब लोग रहे हैं ऐसे लोग जिंदगी में। यार असल में एक चीज़ तो ये है कि जिस शहर में आप जाते हैं, उसके स्कूल में गए तो स्कूल में उस शहर के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, उनके बच्चों जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे होते हैं उनके साथ आपका वास्ता पड़ता है, एक नया कल्चर होता है, नई वैल्यूज़ होती हैं, वो आप सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं, कुछ वो चीज़ें आपकी अडेप्ट करते हैं, कुछ आप अडेप्ट करते हैं, उसके साथ आप अपने आप को मोल्ड करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मेरी पाकिस्तानी पर्सनैलिटी इवॉल्व हुई तो इसी तरीके से कोई आपके पास एक बड़ा नेशनल, अगर मैं कहूँ मे बी आई एम टू पाकिस्तानी इन दैट सेंस। मैं ये देखता हूँ कि जिस इंडस्ट्री को आपने सरमद साहब हाथ लगाया है, यू टर्न्ड इट इनटू, एक्चुअली किसी जिस इंडस्ट्री को नहीं, प्राइमरीली एक ही अगर देखा जाए तो एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, मीडिया का इकोसिस्टम है। एडवर्टाइजिंग नहीं होगी तो मीडिया नहीं चलेगा, सही बात। मीडिया नहीं होगी तो एडवर्टाइजिंग देखी कहाँ जाएगी। आप मिस करते हैं अपना वो टाइम जो आपने नसीर हैदर साहब के साथ यार spend किया? नसीर साहब के साथ मैंने I spent about 7-8 years with him, and You were director client services. I was director client services there. At IEL. Or when I joined IEL was a single client agency. Not many people today know about this, but IEL was a 100% owned subsidiary of PIA. 67 में IEL बनी, PIA ने बनाई क्योंकि PIA के ग्रोइंग एयरलाइन, तो उसकी एडवर्टाइजिंग रिक्वायरमेंट्स थी। शुरू में PIA की इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग जो थी वो ओगिलवी ने की, BBDO ने की, मुख्तलिफ एजेंसीज ने इंटरनेशनली PIA की एडवर्टाइजिंग की। उसके बाद IEL को डोमेस्टिक, पहले तो IEL सिर्फ डोमेस्टिक करती थी, फिर IEL को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों का पोर्टफोलियो दे दिया गया। PIA की जो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग होती थी, इट यूज्ड टू बी fairly large at one time। वो कोई अपना कोई
100-150 मिलियन डॉलर के करीब एडवर्टाइजिंग उनकी उस जमाने में हुआ करती थी। So all those wonderful ads के Yeah, बिल्कुल। बग्गी के पीछे पेरिस, बिल्कुल, वो सब वो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में छपा करते थे, मतलब न्यूज़वीक, टाइम्स, टाइम मैगजीन, टाइम्स ऑफ लंदन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, पेरिस का एक मैगजीन हुआ करता था। ऑल दीज मैगजीन्स यूज्ड टू कैरी पीआईए एडवर्टाइजिंग। नॉट मेनी पीपल एक्चुअली, आज जब हम पीआईए को देखते हैं तो उसका जो हाल देखते हैं तो समझ नहीं आती कि इज दिस द सेम एयरलाइन दैट वी टुक प्राइड इन, बट यस ऑब्वियसली वो जिस तरह बहुत सी चीजें और हमारी नीचे गई हैं, पीआईए भी उसी तरीके से हमारे साथ ही नीचे गया है। तो यही कहना चाहिए। सही बात है। तो शर्मा साहब, आपको कभी इस तरह की सिचुएशन में कभी ऐसा नहीं फील होता कि यार रोना आता हो देख के कि यार बहुत रोना आता है कि यार बहुत सी चीज़ों में, बहुत सारे इदारों को देख के जिस तरीके से, और बाज़ औक़ात ऐसा लगता है व्हेन यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल जो गवर्नमेंट में है, बहुत सीनियर पोजीशंस में पहुंच जाते हैं, तो आप कहते हैं कि यार ये किस किस्म के लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, उस पर रोना आता है आपको। फिर आप देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस एक ज़माने में बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशंस थी, उनका आप जवाल देखते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड, व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद अस। पूरी इंस्टीट्यूशंस हमारी जो हैं वो नीचे आ गई हैं। और आपके ख्याल में क्या वजह लगती है? आई थिंक हमारा अपना कसूर है। हमने अपने आप को, लोगों ने जो एक एक्सेलेंस की के लिए एक पैशन होता है, ये डिज़ायर होती है ना, वो शायद हमें ख़त्म हो गई। हमने अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में उलझा दिया और पैटी चीज़ों के अंदर हम उलझ के हमने तबाही का रास्ता चुन लिया। अपने पैटी इंटरेस्ट की खातिर हमने लार्जर इंटरेस्ट को कुर्बान कर दिया। Okay. Whether it's PIA or it is other organizations like PIDC है, Pakistan Railways है। Pakistan Railways I think is huge। और Pakistan Railways, Pakistan Steel, मतलब Pakistan Steel जो था वो एक हमारा एक क्या कहना चाहिए, was a feather in our cap। जी जिस वक्त 1970s में भुट्टो साहब ने उसको शुरू किया, तो इट वाज एक वो बहुत अरसे की जिद्दोजहद की कल्मिनेशन थी। हम 60s से कोशिश में लगे हुए थे कि कोई स्टील मिल हम कहीं से लगा दें, एंड देन वो होती है। लुक एट व्हाट वी हैव डन टू स्टील मिल्स टुडे। 75 किलोमीटर का तो सिर्फ रेलवे ट्रैक उस स्टील मिल के अंदर मौजूद है। बनाया गया था, स्टील मिल बनाई गई थी उसके साथ के जो हमारा पूरी इंडस्ट्री है उसको ये प्रोवाइड करेगी स्टील, लेकिन हमने उसको तबाह कर दिया। असल में उसकी तबाही मुख्तलिफ अदवार में हुई, लेकिन ज़्यादातर उसकी शुरू होती है देयर वाज अ टाइम व्हेन आई थिंक वो प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही थी। उस जमाने में 27 अरब रुपए के ऊपर बेचने की बातें हो रही थी। फिर अब ये हुआ कि 250 अरब रुपए का नुकसान हो गया, तो अब वो 27 अरब वो लूज़ किए और 250 अरब लूज़ किए। अब आई थिंक द रशियंस आर इंटरेस्टेड अगेन। आई थिंक दे वांट टू कम बैक एंड रीइन्वेस्ट इन द उन्होंने लगाई थी, शायद वो बेहतर कर दें। सही, तो वही कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। एक्चुअली सरमत साहब, कर तो हम भी सकते हैं, बस वो एक असल में विल नहीं है। असल मसला ये है कि हमारा जो विल है ना कुछ काम करने की, वो खत्म हो चुकी है। सब आप कहाँ से लाएंगे ये विल? कैसे ये किसी ने पैदा करनी है? आपको लगता है किसी ने हमें दोबारा से कोई हमें लीडर चाहिए जो ये पैदा करेगा, या हमें कोई जनरेशन 20 साल हम कोई तैयार एक नहीं करें जिसके अंदर ये विल हो? कहाँ से आएगी? यार देखो 20 साल की तो हमारे पास टाइम नहीं है। सीधी सादी बात है कि जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना वो बहुत छोटी रह गई है हमारे पास, और अब ये टाइम खत्म हो गया कि जी हम 10 साल इंतजार करेंगे, कोई लीडर आएगा इन हिज शाइनिंग आर्मर और वो घोड़े पे बैठा हुआ आएगा। वो एक भुगत चुके हैं जो आया था 408 या 804 जो भी उसका नाम है, तो वो भुगत चुके हैं उसको। मतलब क्या हुआ, वो नजर आ गया कि वो क्या था। आप लोगों ने तो बाकायदा भुगता है, वो सब ने भुगता है। असली हमने हमसे ज्यादा इस मुल्क ने भुगता है। इस मुल्क की तबाही में मेरे ख्याल में जितना वो 4 साल का किरदार है ना, वो बहुत बड़ा किरदार है। बट खैर उसको बाद में वो अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है ना, हमारे पास टाइम है कि हम किसी और नाइट एंड शाइनिंग आर्मर का इंतजार करें, वो नहीं हो सकता। अब बेसिकली हमें देखना ये है कि ये जनरेशन है जो इस वक्त मौजूद है, इसी ने हमें आगे लेके जाना है। अगर हम देखें इस वक्त जो हमारी लीडरशिप है, मोस्ट ऑफ द इनफैक्ट ऑल ऑफ द लीडर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ 2 आर इन देयर 70s।
सो अगर वो अपनी 70s में हैं तो दे हैव ऑल प्लेड देयर इनिंग्स, बिल्कुल। उनके पास आगे बहुत कम कुछ नजर आता है. सो दैट बेसिकली लीव्स टू पीपल, एंड द यंगेस्ट ऑफ द टू that you have is the People's Party chairman Bilawal Bhutto Zardari. He is 35, 36, so he's got a whole life ahead of him. Yeah. And I think the kind of passion that he has, the kind of legacy that he has, he can take this country to its rightful destiny. The greatest leader that this country produced after the Qaid Azam was Mr. Bhutto. ये कहना कि जी उसके ऊपर सियासत करते हैं, तो मेरे ख्याल में जो भुट्टो साहब ने लोगों को जो शऊर दिया ना, उससे बड़ी कोई कंट्रीब्यूशन हो नहीं सकती थी कि जो आज मेरा मुजाहरा या मेरा मजदूर या मेरा वर्कर मेरे साथ बैठ के मेरी आंखों में आंख डाल के बात करता है, वो शऊर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ है. एंड दैट आई थिंक, और कोई हम चीज़ 73 का इन माने ना माने, न्यूक्लियर कंट्रीब्यूशन उनकी अपनी जगह, लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल में और कोई नहीं हो सकती. तो ये कहना कि जी वो दूसरा बीबी की हम बात करते हैं कि जी वो भी हम कह रहे हैं जी शहीदों के ऊपर अपनी सियासत करते हैं. यार मुझे ये बताओ कि एक शख्स जिसने ज़िंदगी में एक वर्ल्ड कप जीत लिया, अच्छा, और वो वर्ल्ड कप भी उसने खुद नहीं जीता, वसीम अकरम और वकार यूनुस की वजह से जीता, उसने क्रेडिट उठा लिया ज़बरदस्ती. वरना पाकिस्तान तो हार रहा था, वो तो इंग्लैंड ना हारता, वो जो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ना होती तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पहुंचता ही ना, फाइनल में पहुंचता ही ना. तो वो 1992 आज तक हमारे गले में पड़ा हुआ है. तो वो क्या था, वो नहीं था अपना, वो भी एक मुर्दा घोड़ा नहीं था, वो आज तक पड़ा हुआ है. फिर हमने शौकत खानम बना दिया, फिर हमने नमल बना दिया. भाई साहब आपने बना दिया, उसके व्हाट हैव यू डन बियॉन्ड वर्ल्ड कप, नमल एंड शौकत खानम? डिड यू कंट्रीब्यूट? आप 4 साल हुकूमत में रहे, आपने क्या किया 4 साल? What did you do for the people of Pakistan? Zilch, zero. सिमिलरली और लोगों की बात करें और पार्टीज की बात करें तो आपको अगर हम JUI की बात करते हैं तो मौलाना मुफ्ती महमूद was inspiration for JUI. आज भी उनकी बात होती है. अगर हम ANP की बात करें तो गफ्फार खान की बात होती है, वली खान की बात होती है, असफंदियार की बात होती है. बिल्कुल ये कहना कि जी नहीं है, तो आई थिंक ये नामुनासिब है. ये किसी हर पार्टी की अपनी लेगेसीज होती हैं, हर पार्टी की अपनी हेरिटेज होती है, वो अपनी हेरिटेज के साथ आगे चलते हैं. दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टीज, आपको अगर आप रिपब्लिकन ये कहने लग जाएंगे जी हम अब्राहम लिंकन को डिसोन करते हैं, देन व्हाट? सही बात. या वो कहें जी हम रोनाल्ड रेगन को डिसोन करते हैं, देन व्हाट? बिल्कुल सही. यू कांट डू दैट. या अगर डेमोक्रेट्स कहें कि जी जॉन एफ कैनेडी या रॉबर्ट कैनेडी were not part of the democratic traditions, तो क्या आप कह सकते हैं? ये जो आपने बात की है, इसमें बिला शुबा कोई दो आरा नहीं है कि आप भुट्टो साहब को देखते हैं, he was a very well educated, groomed and a very passionate man. फिर उसके बाद हमने देखा बीबी को, वो बाहर गई, पढ़ी, ऑक्सफोर्ड से सब कुछ किया, वापस आई, लीड किया, वजीर आजम बनी, परफेक्ट. फिर उसके बाद आज हम देखते हैं बिलावल को. अच्छा, पूरी हिस्ट्री के अंदर शर्मा साहब, जो लीडर होता है, लीडर को जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं वो उसको मिमिक करते हैं, वो उसके उसूल अपनाते हैं, उसको कॉपी करते हैं, उसका माइंडसेट, उसका पहनना ओढ़ना, उसको बेसिकली वो कॉपी करते हैं. जब मैं सिंध को देखता हूं, इंटीरियर रूरल सिंध को देखता हूं, तो मैं कहता हूं यार कहां गड़बड़ है, क्या इन लोगों ने फॉलो नहीं किया? अच्छा, अब मैं ये कहूं कि यार सिंध के अंदर तरक्की नहीं हुई तो ये भी गलत है, क्योंकि मैं अभी होकर आया हूं पिछले साल बिकॉज ऑफ SPHF. वहां पे शाहराहें भी बनी हैं, वहां पे स्पोर्ट सिटी भी बना है सक्खर में, वहां पे घर बना कर दिए आप. 21 लाख घर बन रहे हैं. 21 लाख घर, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाउसिंग इनिशिएटिव. सो बट सिंध के अंदर मैं जब भी लोगों से मिलते हैं हम, तो हमें लगता है कि यार इनका लीडर कहाँ है और ये खुद कहाँ है. ये क्या मसला है? ये खाली सिंध का मसला नहीं है. हाँ. ये आपको पंजाब में भी, रूरल एरियाज में, पंजाब के भी, KP में भी, बलूचिस्तान में तो खैर मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा नजर आएगा जी. एक सेंस ऑफ डिप्रिवेशन है और उसके अंदर एक जो है ना, एक
गुर्बत है। असल में लोगों को गुर्बत की लकीर से बाहर निकाल के लेके आना है। ये जो है इससे बड़ा चैलेंज और कोई नहीं हो सकता, एंड दैट इज द चैलेंज दैट मिस्टर भुट्टो एक्सेप्टेड एंड ट्राइड टू गेट पीपल lift people out of poverty as much as he could. रिफॉर्म्स देखें, लेबर रिफॉर्म्स देखें, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स देखें, एजुकेशन रिफॉर्म्स देखें। बहुत कम लोगों को पता है कि एजुकेशन टुडे in our constitution is a basic right, free and compulsory education. That's guaranteed to you by the 1973 constitution, by the founding fathers of the constitution. हम भूल जाते हैं, ये किसी को नहीं पता नहीं पता कि मुफ्त तालीम वो आपका हक है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गारंटी करता है कि जी एनीवन हु इज नॉट एबल टू, हु डज नॉट हैव अ लाइवलीहुड, द स्टेट शुड प्रोवाइड फॉर हिज मेडिकल, प्रोवाइड हिम मेडिकल असिस्टेंस, वेदर द स्टेट इज डूइंग दैट और नॉट, ठीक है, ये और बात है। लेकिन आइन में ये चीजें लिख दी गई थी कि वो मजाज है देने की, वो देने के मजाज हैं। तो हुकूमतें जो भी आई, अब सिंध में इस बात को आप अगर देख लें, मैं एग्जांपल्स देता हूँ। my driver had a massive heart attack and he went without any सिफारिश to NICVD। मैं तो कराची में था नहीं, तो वो गया NICVD, गया, उसको एडमिट किया गया, उसको 2 स्टंट्स डाले गए, उसके बाद उसको 3 दिन अस्पताल रखने के बाद दवाइयाँ दी गई। आज भी उसका जो इलाज है, उसकी दवाइयाँ, अच्छा 1 रुपया उसने नहीं दिया, फ्री। और आज भी उसका जो इलाज है वो फ्री, जो उसकी दवाइयाँ मिलेंगी उसको, वो जाता है हर महीने अपनी दवाइयाँ जाके फ्री लेके आ जाता है, कोई उसके अंदर पैसे नहीं उसको देने। दिस इज व्हाट, दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। सिमिलरली एजुकेशन के ऊपर भी यही है कि स्कूल्स में प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री होनी चाहिए। मेरे ख्याल में हम कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान में बड़ी यूनिवर्सिटियां बना दी, हमने बहुत कॉलेजेस खोल दिए, ये कर दिया। असल चीज़ जो हमने लैक की है वो ये है कि हमने यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन पर हमने बहुत काम किया है। I think today there are more universities than there were 10 years ago or there 20 years ago. Public sector, both public sector and private sector. लेकिन हमने primary education को हम भूल गए। So I think there's a need for the governments, provincial governments to actually focus on primary education. और जो हमारा provincial budgets हैं, उनकी जो fairly high percentage should be allocated for education as the Sindh government does. Sindh government की highest percentage है allocation की budget में education के लिए। मैं विंस्टन चर्चिल को हमेशा कोट करता हूँ। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि it is on the education and health of its people that the future of a nation depends. So हमने अपनी नेशन का जो फ्यूचर है ना, उसको हमने होस्टेज बना दिया है, उसको हमने तबाही के दाने पे लाके खड़ा कर दिया, बिकॉज वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रन। दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डन। वी ऑल द फेडरल गवर्नमेंट विद इन इट्स लिमिटेड पैरामीटर्स एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक वो एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इस मुल्क को आप आगे लेकर नहीं जा सकते, especially education. That is so true. That's so true. बस शर्मा साहब, बजट में इतना पैसा हमारे को बचता है? बचता है, बिल्कुल बचता है। और अपना एजुकेशन के लिए सिंध गवर्नमेंट ने हेल्थ के ऊपर जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो आपको नजर आते हैं। आप जाएं अपना गम्बट में जाएं, NICVD को देखें, आप जिना अस्पताल को देखें, 10 साल पुराना जिना अस्पताल देखें और आज का जिना अस्पताल देखें, जमीन आसमान का फर्क है। आप साइबर लाइफ इनिशिएटिव देखें, आप NACH जो चाइल्ड हेल्थ है उसके अंदर जाएं, उधर जाएं। आप सिंध जो SIUT है उसके अंदर जाएं, सिविल अस्पताल में जो मुख्तलिफ, अब जैसे वो पेट की जो बीमारियों को का जो इंस्टीट्यूट है जिसको साथ खालिद नियाज़ हेड कर रहे हैं, तो उसको देखें। तो ये इनिशिएटिव्स हैं, सिंध गवर्नमेंट ने लिए ये इनिशिएटिव्स, वो नज़र आ रहा है। एंड इट इज़ एक्चुअली लोगों की जिंदगी जो सेहत है उसको इम्प्रूव करने में एक रोल प्ले कर रहा है। इसी तरीके से मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके शजील साहब सबको पता है, हार्ट अटैक इन हैदराबाद अबाउट अ ईयर अगो, एंड वो गए अपना अस्पताल गए, तो उनको कहा गया कि जी हाँ आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपको स्टेंट डालेंगे, लेकिन आपको ये गोली अपनी जेब ज़ुबान के नीचे रखें और आप बैठ जाएं। आपसे पहले 2 केसेस हैं, पहले हम उनको फारग करेंगे, उनको स्टेंट्स डालेंगे, उसके बाद आपकी बारी। दिस इज द सीनियर मिनिस्टर ऑफ सिंध
going there, that tells you that the priorities of the health priorities of the Sindh government are right. शर्मा साहब, मुझे लगता है ये जो भी आपने हमें बात बताई है ना, सबसे बड़ा मसला ही यही है। ये काम अगर पंजाब में हुआ होता तो उसको ढोल बज रहे होते। भाई हमारा मसला, हमारा पीपल्स पार्टी का, सिंध गवर्नमेंट का मसला ये है कि वी डू नॉट नो हाउ टू मार्केट आवरसेल्व्स। आपको ये लगता है कि शर्जील मेमन साहब को इस वक्त बहुत अशद जरूरत है एक अच्छी स्ट्रेटेजिक एजेंसी या एक अच्छी मार्केटिंग एजेंसी को हायर करने की? शर्जील साहब को नहीं, सिंध गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। देखिए असल चीज तो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है। जब स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन हो जाएगी तो ये जो कैंपेन्स वगैरह सब टैक्टिकल हैं, ये तो आपने करना है। सो यू नीड टू फर्स्ट आप जो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है वो आपको डेवलप करना है। सबसे पहले आपको बेसिकली जो हम कहते हैं जी मीडिया मैनेजमेंट इज नथिंग, परसेप्शन मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पहले परसेप्शन मैनेजमेंट करें, उसके बाद मीडिया मैनेजमेंट करें। सर मतलब कि आप क्यों नहीं कर लेते? एक थिंक टैंक आप ही बना लें। थिंक टैंक बनाया जा सकता है, मेरे ख्याल में इसके बारे में सोचा जा सकता है, एंड आई थिंक इसके ऊपर काम किया जा सकता है कि सिंध गवर्नमेंट या एनीथिंग ये आप ही कर सकते हैं। नहीं, पता नहीं मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, कंट्रीब्यूट जरूर आपको मेरे ख्याल है आपका पूरा तजुर्बा और दोस्तों के साथ मिलकर आदमी कंट्रीब्यूट कर सकता है। सीखा ही है तो यही काम कर सकते हैं। नो, वी आर ऑल हियर टू हेल्प। सलमान साहब एक बहुत, बिकॉज हम भी सिंध में रहते हैं, हम भी सिंध के शहरी हैं, हमें जहाँ जहाँ बहुत सारी शिकायत हैं और लोग बातें करते हैं वहाँ हमने देखा कि काम भी होता है। बट अगेन मुझे लगता है एक माहौल बनाने की ज़रूरत होती है। देखिए एक अच्छा लीडर आता है ना, मैं बिल्कुल भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप का हामी नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा देखा कि मुशर्रफ भी जब आए तो उन्होंने वो एक पूरा सबसे पहले पाकिस्तान और वो सारी चीज़ें वो पूरा वो जिस भी हालात में उन्होंने वो लगाया नारे, लेकिन बहरहाल एक ये होता है कि एक लीडर ने एक माहौल ही बनाना होता है ना। सबसे क्लासिक एग्जांपल साहब ने एक दो एग्जांपल्स में देता हूँ। पहली एग्जांपल जो है वो 1972 की है। I do not want to go into the past because the past is a sordid past. It's a bad past. It's a terrible past. 71 में पाकिस्तान तो टुकड़े हो चुका था। There was no hope. लोगों को डर था कि ये जो बाकी 4 सूबे बचे हैं ये भी क्या 4 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। एक तरफ एक सूबाई मूवमेंट चल रही थी, दूसरी सूबाई मूवमेंट चल रही थी, एंड वी वर द होल नेशन वाज स्केयर्ड कि पता नहीं क्या होगा, इकोनॉमिकली हम तबाह हो गए। वन मैन कम्स, मैं कहता हूँ he was a magician. One man comes, within 6 months he creates hope. And he turns the nation around from a broken, defeated nation to a nation that could take pride in itself. So, and he's just one individual. Secondly, जब 1988 में बीबी प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उस वक्त जो एक अगेन there was hope, कहने there was hope in the air. वो एक होप थी कि डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई है 11 साल की मिलिट्री रूल के बाद, और सिविल लिबर्टीज रिस्टोर होंगी, एक लिबरलिज्म आएगा जी, प्रोग्रेसिव आपको प्रोग्रेसिव आएगा। मुझे याद है लेकिन उस होप को जो ताकतें थीं जो नहीं चाहती थीं कि वो होप आगे जाए, उसने उसको दबाने की कोशिश की। अब मैं एग्जांपल तुम्हें छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मुझे याद है देयर वाज दिस होप कि यार एक नया यंग लीडर डेमोक्रेसी कुर्बानियाँ दी हैं, हम सब वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू पाकिस्तान बीबी कमिंग इनटू पावर, द पीपल्स पार्टी कमिंग बैक। तो but Pakistan had changed in those 11 years from a Pakistan which was very liberal, which was modern, forward-looking, progressive-looking Pakistan. It had become a very conservative, inward-looking Pakistan. और मुझे यह एक एग्जांपल मैं देता हूँ। लाहौर 1989 फरवरी में एयर एशिया लाहौर में हुई, पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो हुई थी वो 89 फरवरी लाहौर में हुई, जावेद जब्बार साहब ने की थी। उसको वो चेयर कर रहे थे। वाज आल्सो द फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। कहानी आपने बतानी अगली वाली जो आपने कराई थी। वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के वजीर थे, बीबी की गवर्नमेंट में सेनेटर थे, तो वजीर बने। तो उन्होंने वहाँ पे हम शाही किले में डिनर था। वो बाय द वे डिनर वाज स्पॉन्सर्ड बाय जंग। तो जंग नाइट थी, तो वहाँ से जब लोग सब निकल रहे थे, मलिक मिराज खालिद वाज द चीफ गेस्ट। जब लोग निकल रहे थे ना, तो एवरीवन वाज डांसिंग एंड सेलिब्रेटिंग। तो मलिक साहब ने हम सबको खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा यार देखो,
ये डांस वांस मत करो, म्यूजिक कम करो। इन लोगों ने कल इसी को इशू बना के कहना है कि जी ये देखें डांस कर रहे थे, हुल्लड़बाजी कर रहे थे। तो यू नो वी हैड चेंज इन दोज 11 years। इवन मतलब कोई एक खौफ था कि यार कहीं ये इसको ही एक नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाएगा कि क्या हो रहा है। तो वो 11 साल ने हमारी साइकी को बिल्कुल तबाह करके रख दिया। तबाह कर दिया। We became a very different nation from what we were in 1977। शर्मा साहब, मुझे लगता है कि एक जिस तरह लास्ट टाइम हमारे साथ शहजाद नवाज साहब आए हुए थे, तो हम उनसे ये बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल है पाकिस्तान की एक बड़ी ज़बरदस्त पावरफुल जो एक एडवर्टाइजिंग, सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो हुई है वो इमरान खान साहब के लिए की थी एस्टैब्लिशमेंट ने, है ना। पीपल बॉट इट एंड ही वाज ब्रॉट इनटू पावर एटसेट्रा एटसेट्रा। वो 2010 से 8 से मार्केटिंग कैंपेन शुरू हो गई थी। जी। 11 में हमने पहला उसका शो देखा, फिर वहां से लेकर 18 13 में भी कोशिश थी। मैंने कहा नाइट इन शाइनिंग आर्मर। एक और इससे जुड़ी हुई एक चीज है शर्मा साहब, आप मुझे बताएं आप इससे अग्री करते हैं कि नहीं। हमने बचपन से ना हमने एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, सियासतदान कोई दूध के धुले हुए नहीं होते, लेकिन एक प्रोपेगेंडा हमने सुना है पिछले, मैंने अपने 40 सालों में 30 सालों में जब से मैंने होश संभाला है, कि सियासतदान बुरे हैं, सबसे करप्ट यही हैं। ये प्रोपेगेंडा कोई कर रहा होता है, ये कहीं से आ रही होती है बात कि सारा इनको पंचिंग बैग बना दो। देखो ये शुरू होता है 58-59 से। अयूब खान का जब मार्शल लॉ लगता है 58 में जी, जब मार्शल लॉ लगता है तो वो इस कहता है कि जी सियासतदानों ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। दिस वाज ऑन द ईव ऑफ इलेक्शंस होने जा रहे थे। तो सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगा दिया और उसके बाद अयूब खान साहब ने टेक ओवर कर लिया फुल फ्लेज। तो वो अगर इलेक्शंस होते तो डिफरेंट डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होती, लेकिन उन्होंने उसको रोक दिया। और उस सियासतदान करप्ट यहाँ से शुरू होती है। और जब सियासतदान करप्ट शुरू होते हैं तो वो उसमें हुसैन शहीद सुहरावर्दी भी आ गया, उसमें मुख्तलिफ लोग आ गए, तो आपने वो सियासतदानों पर लेबल लगा दिया। फिर आप आ जाए 77 में ज़ियाउल हक कम्स इन, तो वो भी करप्शन साबित नहीं किसी पे कर सके, तो उन्होंने कहा कि जी कत्ल का झूठा भुट्टो साहब को हम किस तरीके से एलिमिनेट करें। जस्टिस जी सफदर शाह एक जज थे जिन्होंने भुगता, जो 4 जजों ने, जो 3 जजों ने भुट्टो साहब को एलिमिनेट किया था, उनमें से एक जस्टिस जी सफदर शाह थे, एक जस्टिस सलीम थे और एक जस्टिस दुलाब पटेल थे। जस्टिस जी सफदर शाह को दे हाउंडेड हिम और वो मुल्क छोड़ के चले गए। बाद में वो अतर मिनल्ला के शायद नाना थे या क्या थे। अच्छा। तो उन्होंने कहीं कहा कि जी आई फेल टू फाइंड एनी कंस्पिरेसी, उसमें था ना कंस्पिरेसी टू मर्डर, सही, आई फेल टू फाइंड एनी कंस्पिरेसी एक्सेप्ट वन, एंड दैट इज टू फिजिकली एंड पॉलिटिकली एलिमिनेट जुल्फिकार अली भुट्टो। कत्ल वतल कुछ नहीं था, ऑब्जेक्टिव था कि जी भुट्टो साहब रहेंगे तो दोबारा वापस आ जाएंगे। आई रिमेंबर जब अगस्त में भुट्टो साहब एंड ऑफ जुलाई आई थिंक रहा, वहाँ से जो सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव कस्टडी मरी में थी, वहाँ से आते हैं। द फर्स्ट स्टॉप ओवर दैट ही कम्स टू लाहौर। जब वो लाहौर आते हैं, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट पीपल हु एक्चुअली वेंट टू, हम तो शुरू से गए, तो जिस तरीके से लोग उमड़ के आए थे, वो लगता था पूरा शहर जो है ना लाहौर, वो वहाँ आया हुआ है भुट्टो साहब को रिसीव करने के लिए। और नवाब सादिक हुसैन कुरैशी हुआ करते थे उनके घर पे, फिर भुट्टो साहब ने तकरीर वकरीर की, द पार्टी लीडरशिप वाज ऑल देयर। तो वो अपना वहाँ पे ज़ियाउल हक को समझ आ गई कि जी भुट्टो इज कमिंग बैक। तो मैं अगर इलेक्शंस कराऊंगा तो ये जो मेरा ख्याल था कि जी ही विल नॉट बी एबल टू विन, ये पीएनए की गवर्नमेंट आ जाएगी वगैरह वगैरह, ये तो ख़त्म हो गया, ये ही विल कम बैक। एंड इफ ही कम्स बैक तो फिर क्या होगा, मैंने तो आइन तोड़ा है तो आर्टिकल 6 लगेगा मेरे ऊपर। तो सीधी सादी उसको समझ, डिक्टेटर की सबसे आके पैक ही यही होती है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली 8 सालों के बाद नजर आया ना कि भुट्टो इज कमिंग बैक, वो खत्म नहीं हुआ। ही इज एज पावरफुल, probably more powerful than he was in government. But I think destiny had something else. Of course. नहीं, हमें सरमद साहब, हमारे ये
किसी दिन अवाम को ये समझ में आ जाए। आज आपको पता है, सुबह मेरे भाई ने मुझे एक रील भेजी, कोई यंग बच्चा है 18-19 साल का, ही इज अ रैपर, मैं आपको भी भेजूंगा। अब वो बच्चा रैप कर रहा है और वो सारा जो है इट्स अ बेसिकली कमेंट्री ऑन द सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन। उस रैप के अंदर भी यही है कि सियासतदान मेरे सारे चोर हैं, मुलव्विस हुक्मरान मेरे चोरियों में। मतलब उसके ये प्रॉब्लम। अच्छा, मुशर्रफ ने भी यही किया जी। कि सियासतदान चोर है, और फिर उन्हीं चोरों को वो जो 4-5 लोग थे जिनको नैब में केसेस थे, उनको कहा तुम इधर आ जाओ, तुम्हारे नैब के केसेस खत्म हो जाएंगे। उनके नैब के केसेस भाई किसी दिन बॉर्डर पे चले जाएं, जब आप दोनों आप वहां देख लें, स्मगलिंग देख लें, कोर्ट कमांडर्स की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सियासतदान भी करप्ट हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो उतने ही करप्ट हैं जितनी जुडिशरी करप्ट है, जितनी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, जितनी एस्टेब्लिशमेंट करप्ट है। ठीक है, मसला ये है कि ये क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट्स है ना, तो इनके ऊपर जरा इनको पंचिंग बैग्स बनाना आसान है अदर नहीं। और आप देखिए, मेरे हिसाब से तो ये सरमद साहब कितना बड़ा क्राइम है कि आपको जब पंचिंग बैग बनाना होता है तो एक चीज जो कि डेमोक्रेसी की अलामत है, जो कि डेमोक्रेसी का सिंबल है या डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेशन है, आप उसको उठा के ये नहीं। जब असल में हुआ ये कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी वन दी इलेक्शंस, तो इनका ख्याल था, मुशर्रफ साहब का ख्याल था कि जी मैंने 8 साल नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की है और मैंने पीपल्स पार्टी और ये जो है ना अब एलिमिनेट हो गई होंगी। लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, वही दो वापस आ रहे हैं। जी जी, लोग उन्हीं दोनों पर ट्रस्ट करते हैं और उन्हीं दोनों को वापस लेके आ रहे हैं। सो मसला क्या है? मसला ये है कि अब इन दोनों को डिस्क्रेडिट कैसे करना है, पीपल्स पार्टी को और नून को डिस्क्रेडिट कैसे करना है। चले एक नया शोशा छोड़ते हैं, वो छोड़ा, फिर उस शोशे से खुद तंग आ गए। उन्होंने कहा नहीं, वही बेहतर थे जो पहले दो थे। सही बात है। नहीं, मुझे वो 2008 में जब आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ बेनज़ीर भुट्टो, बिल्कुल सबको हमें यही एक पूरा माहौल क्रिएट हुआ कि अब ये ख़त्म हो गया है। हमें लगा कि ये पार्टी को ख़त्म कर दिया है, जो कि कभी नहीं होता। 2008 में जब भी हर दफ़ा इलेक्शन जहाँ से ग्रीन सिग्नल आया कि भाई अब करवाएंगे, मैंने अपनी आँखों से लोगों को कहाँ कोने खुदरों से निकल के जाके वोट देते हुए देखा। मैंने कहा यार, ये इनको आप दबा तो नहीं सकते, ये कहीं थे। देखिए ये देख पॉलिटिकल रियलिटी आप कैसे की शहादत हुई, भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, तो लॉट ऑफ पीपल थॉट के, और ये सब जो अंकल्स थे जी वो छोड़ गए पार्टी। लॉट ऑफ पीपल सेड कि जी ये दिस यंग वुमन एंड बेगम साहब, ये क्या दोनों ये एक नहती लड़की और उसकी माँ क्या कर लेंगे। सही। बट उस नहती लड़की ने और उसकी माँ ने पार्टी को चलाया और पार्टी को मुनज़्ज़म रखा। पार्टी के अंदर वो जो एक पैशन था वो रखा, वर्कर्स में पैशन रखा। वर्कर्स जाते थे, कोड़े खाते थे, और हर कोड़े के ऊपर जिए भुट्टो। जब कोई आपको कोड़ा लग रहा है और कोड़े पे जिए भुट्टो कह रहे हैं, तो मतलब इट इज नॉट आसान नहीं है, आसान तकलीफ के अंदर किसको याद रखना। और लोग अपने आप को, लोगों ने, हम भूल गए, 8 लोगों ने कम से कम अपने आप को भुट्टो साहब की फांसी के खिलाफ अपने आप को जलाया था लाहौर में। मुझे याद है शरत बुखारी का शेर है, उन्होंने वो कहा था पर उसके ऊपर, परवानों यही कायम म्यारे वफा रखना, क्योंकि शमा के गिर्द परवाने वो होते हैं ना, परवानों यही कायम म्यारे वफा रखना। वो लोगों ने अपने ऊपर बस से उतरते थे, अपने ऊपर मिट्टी का तेल फेंकते थे और अपने आप को जला लेते थे। नो वन रिमेंबर्स दैट टुडे। और ये लाहौर में होता था, पंजाब में होता था। पंजाब वाज एक्चुअली द गॉड ऑफ पीपल्स पार्टी। स्टार्ट वहीं से लाहौर में पार्टी शुरू होती है 30 नवंबर 1967 को। और जो गढ़ था वो पंजाब था। 2/3 मेजॉरिटी थी पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास, और किसी प्रोविंस में नहीं थी। लाहौर से वो पार्टी पूरी स्टार्ट हुई और सारी चीजें कर आके, और फिर लुक वे ही जी। तो यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके सरमद साहब से करेंगे कुछ गैर सियासी गुफ्तगू, जो कि सियासी बातें तो हो गई, अब गैर सियासी वो भी सियासी हो जानी है। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। आइए सरमद साहब से पूछते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार, उसका नाम जंग क्यों है? यार हाँ, ये बड़ी वो एक किताब है अहमद डंकन की, ब्रेकिंग द कर्फ्यू।
मेरे ख्याल में यही नाम है उसका। उसके अंदर वो कहती है व्हाट वुड यू कॉल अ नेशन हुज लार्जेस्ट न्यूज़पेपर इज कॉल्ड वॉर। सो यस, नहीं समझ रहा हूँ ये कैसी बात है। मैं हमेशा से मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि असल में इसके अंदर अखबार जो है 1939 में ये। दिल्ली से शुरू होता है, और जब शुरू होता है उस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई है। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है तो वो मुसलमान सोल्जर्स लड़ रहे हैं, उनके बारे में खबरें चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये वहाँ से जो खबर आती थी वो। और उसके बाद देन जंग मेड अ स्टेटमेंट आई थिंक इन द 41 और व्हाटएवर सेइंग कि जी ये जंग जो है ये पाकिस्तान, ये मुसलमानान हिंद की आज़ादी की जंग है। सो देन इट बिकेम जंग फॉर पाकिस्तान। And then over the years, jang is for jang against jang for democracy, jang for human rights, jang for maybe education, for literacy, for health, for freedom of speech, for freedom of speech, for freedom of expression, against military dictatorship, and so on and so forth. कमाल। तो मैं सरमद साहब आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं, आज आपने गुत्थी सुलझा दी हमारी। ये जंग से जो अब आपने बात की ना कि ये इट वाज अ वॉर अगेंस्ट ऑल दीज evils, social evils, social evils, and the political suppression of the Indian Muslims. ये एधी साहब का जो दफ्तर था जब वो हयात थे, अभी भी लगा हुआ होगा आई एम श्योर। उनकी एक बड़ी मशहूर तस्वीर है, मुबीन अंसारी ने खींची है, जिसमें उनके पीछे एक तख्ती लगी हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है मेरी जंग। और फिर उन्होंने नीचे ये पूरी इस तरह की बात की, मेरी जंग है गुर्बत से, अफलास से, भूख से। और बड़ी कमाल बात है, कमाल बात। सरमद साहब, जिस दिन हुकूमत ने इश्तिहार लगाना बंद कर दिया है, यार देखो 2-3 इश्यूज हैं इसके अंदर। उस दिन क्या करेंगे? ये इसके अंदर 2-3 चीजें। एक तो मैं ये समझता हूँ कि 2011-12 में ना जो मीडिया गुरुज मुख्तलिफ होते हैं दुनिया के, उन्होंने एक टाइमलाइन दी थी ऑफ डिमाइस ऑफ न्यूज़पेपर। उसके तहत 2019 में नॉर्थ अमेरिका में अखबारात खत्म हो जाने थे। 2023 में यूरोप में अखबार खत्म हो जाने थे। हम 25 में बैठे, ना तो न्यूयॉर्क टाइम्स बंद हुआ है, ना वॉशिंगटन पोस्ट बंद हुआ है, ना टेलीग्राफ बंद हुआ है, ना गार्डियन बंद हुआ है, चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कहना कि जी अखबार बंद हो जाएंगे, नहीं। व्हाट विल हैपन इज कि जो मीडिया कंज्यूमर है ना, उसका 24 घंटे का एक बैंडविड्थ है। ठीक है, उसके अंदर उसने सोचना है, उसके अंदर उसने पढ़ना है, उसने देखना है, उसने ब्राउज करना है, सब कुछ करना है। एक ज़माना था कि उसके पास 24 घंटे में जो सारा टाइम जो था वो अखबार के लिए था, या किताब पढ़ता था या अखबार पढ़ता था। ठीक है, उसके बाद रेडियो आया, उसने रेडियो सुनने शुरू किए। फिर टेलीविज़न आ गया, वो तो एंटरटेनमेंट का पार्ट टेलीविज़न में चला गया। फिर टेलीविज़न में खबरें आनी शुरू हुई, तो खबरें वो टेलीविज़न पर सुनने लग गया। देन इवेंचुअली 9 बजे की खबरें, हमें याद है खबरनामा हम सुना करते थे, हमें पता था कि झूठ है लेकिन फिर भी सुनते थे। उसके बाद CNN आया, चेंज द वे न्यूज़ वाज कंज्यूम्ड। पाकिस्तान में देखें जियो आया, जियो ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया। तब भी लोग कह रहे थे कि अखबार खत्म हो जाएगा। डिजिटल आ गया, उसके बाद डिजिटल ने अपना किया। उसके बाद डिजिटल से ही अगला स्टेप आया सोशल मीडिया। तो सब ने अपनी अपनी जगह बनाई। तो पहले वो बैंडविड्थ 100% ऑक्यूपाइड थी अखबार और मैगजीन से। ठीक है, कम होकर उसमें टेलीविजन ने अपना पार्ट ले लिया, फिर रेडियो ने लिया, टीवी ने ले लिया, फिर सैटेलाइट ने ले लिया, फिर न्यूज़ चैनल्स ने लिया, फिर डिजिटल आ गया, फिर सोशल आ गया, अब शायद AI आ जाएगा। ठीक है, ये कहना कि 100% जो अखबार की जो मैं 100% ऑक्यूपाई करूँगा मीडिया कंजम्पशन बैंडविड्थ को, तो वो अनरियलिस्टिक भी होगा और वो गलत भी होगा। 2 साल 2.5 साल पहले एक सर्वे हुआ अमेरिका में, जिसके अंदर उनसे पूछा गया कि जी ट्रस्ट के ऊपर था जी। उन लोगों से सवाल पूछा गया कि जी आप किस मीडियम ऑफ न्यूज़ को ट्रस्ट करते हैं। नंबर 1 वॉज न्यूज़पेपर्स, स्टिल Number 1 was newspapers, followed by news channels, followed by websites of TV channels and newspapers and TV channels. ठीक है, followed by word of mouth, followed by social media. So trust जो है वो अखबार में है आज भी। अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो वो ट्रस्ट अखबार में होगा या न्यूज़ चैनल्स में होगा, क्योंकि उनकी लेगेसी है, वो लेगेसी मीडिया है। उनकी मीडिया में उनकी एक लेगेसी है, उनकी हेरिटेज या ट्रेडिशंस हैं। और सोशल मीडिया जो है वो तो झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अगर आपने डिसइंफॉर्मेशन फैलानी है, आपने फेक न्यूज़ देखनी है, आपने फेक न्यूज़ पढ़नी है, तो आप चले जाएँ सोशल मीडिया की जानिब, और वहाँ से आप कुछ आप रोज़ देखें यार, आपको हर किस्म का जो झूठ का पलंदा है वो आपको मिल रहा होता है सोशल मीडिया से। लगता है कि जी पता नहीं पाकिस्तान सोशल मीडिया के हिसाब से तो आज तक ख़त्म हो चुका होता है।
जी। बट हाँ। वो सब झूठ है। तो आपने मसला ये है कि हमारा कंज्यूमर को डिसर्निंग होना पड़ेगा। अगर उसको न्यूज़ चाहिए फैक्चुअल और सच पर मबनी और एनालिसिस चाहिए, तो उसको अखबार को या टीवी चैनल्स को देखना पड़ेगा। झूठ का पलंदा सोशल मीडिया है, जहाँ से हम अफवाहसाजी करते हैं। वो एक फैक्ट्री है अफवाहों की और डिसइंफॉर्मेशन की। आई थिंक शर्मा साहब, जब हम कहते हैं कि अखबार द डिमाइस ऑफ पेपर, तो हम आई थिंक ये उसका मतलब नहीं होता कि हम कह रहे हैं कि यार जंग ग्रुप नहीं, बंद हो जाएगा। हम कह रहे होते कि जो प्रिंटिंग हो रही, पता नहीं, मैं प्रिंटेड की भी बात कर रहा हूँ। देखो, ठीक। प्रिंटेड आप कह अखबार, रहे हैं वो प्रिंटिंग भी अभी न्यूयॉर्क रहेगी। टाइम्स है। अच्छा, अभी देखें, किंडल आया था ना, उसने जी, जी। रेवोल्यूशनाइज कर दिया फॉर अ वाइल, या उसने रेवोल्यूशनाइज प्रॉब्ली नॉट द राइट वर्ड, उसने एक इंटरेस्ट जनरेट कर दिया डिजिटल रीडिंग में। लेकिन ओवर द इयर्स किंडल की सेल कम हो रही है और प्रिंटेड बुक्स की सेल दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है। तो अगर प्रिंटेड Wonderful. बुक्स की सेल बढ़ रही है, तो यार फिर प्रिंटेड अखबार की क्यों नहीं हो सकती? दी ओनली थिंग इज दैट पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स जी। हैव टू रीइन्वेंट देमसेल्व्स। हमें अपने आप को इनोवेट करने की ज़रूरत है। अगर हम यही बयानबाजी करते रहेंगे, बयानात लगाते रहेंगे, तो हम शायद नहीं आगे जा सकें। वी नीड टू एक्चुअली इनोवेट आवरसेल्व्स एंड वी नीड टू एक्चुअली मूव अवे फ्रॉम बीइंग न्यूज़पेपर्स एंड मे बी बिकम व्यूज़पेपर्स। बट व्हाट शर्मा साहब, आप ग्लोबली देखें तो न्यूज़पेपर्स दुनिया में बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है, चेंज किया है न्यूयॉर्क विजुअली। टाइम्स इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन। Absolutely. वाशिंगटन पोस्ट है, आप बाकी में दुनिया के अखबार देखें, दे इवॉल्व देमसेल्व्स। हम जब पाकिस्तान में उर्दू अखबारों को देखते हैं, और हम जंग की बार बार इसलिए बात करते हैं बिकॉज जंग इज द बिगेस्ट मोस्ट क्रेडिबल ऑफ कोर्स। हम एक अखबार 1960 का, एक अखबार 1980 का और एक अखबार आज 2025 का, जब उसको साइड बाय साइड रखते हैं, लेआउट वाइज हमें लगता है कि यार ये इवॉल्व हुआ है। इवॉल्व नहीं हुआ। जंग इसकी क्या वजह है? असल में नहीं, अगर आप जंग के एग्जांपल नहीं, तो आई कैन शेयर विद यू द लेआउट्स ऑफ फ्रॉम द 50s, फ्रॉम द 40s, 50s, 60s, 70s, एंड इट एवोल्यूशन आपको नजर आती है। Okay. सबसे बड़ा फैक्टर जो था जंग में, द लोगो हैज आल्सो इवॉल्व। ये लोगो इस तरीके से नहीं था, पहले डिफरेंट लोगो होता था, इवॉल्व हुआ। पहले रोजनामा नहीं कहा जाता था, रोजाना कहा जाता था। रोजाना। तो इवॉल्व हुआ। कहने वो तो अच्छा ही है कि रोजाना जंग डेली था ना, तो रोजनामा रोजाना। जंग पहले कातिब अखबार लिखता था, जी। रोज बैठ के किताबत होती थी अखबार की। बिल्कुल। आपके पास 20-20, 30-30 कातिबों की फौज होती थी जो खबरें, और हर कातिब का अपना होता था, तो हर खबर में आपको थोड़ा सा चेंज नजर आती थी। आज आपके पास कंप्यूटराइज टाइप सेटिंग है उर्दू की। आई थिंक अगेन द क्रेडिट गोज टू जंग। 1982 में पहली बार नूरी नस्तलीक था, वो जंग ने इंट्रोड्यूस किया था मिलके। सो वो अपना उसके बाद न्यूज़पेपर अब उसके बगैर छपता नहीं है अखबार। आज छपता नहीं है उसके बगैर। तो वो ओवर द इयर्स चीज़ें बहुत इवॉल्व हुई हैं, चेंज हुई हैं। हाँ, एक चीज़ जो है मेरे ख्याल में शायद गौर करने की ज़रूरत है कि ख़बरों को किस तरीके से अब यूज़ करना है, कि ख़बरें लोग किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से कंज्यूम करते, कंटेंट किस तरह से कंज्यूम करते हैं। अखबार को एक्चुअली कंटेंट पेपर होना है, जी। खाली न्यूज़पेपर नहीं रहना जी। उसको न्यूज़ के अलावा भी और चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। सही। सो बेसिकली आपको लगता है कि सारे अखबारों में इंक्लूडिंग जंग के अंदर अभी बहुत गुंजाइश है, बहुत कि गुंजाइश है, एवोल्यूशन की गुंजाइश है, इनोवेशन की गुंजाइश है। ऑब्वियसली होगा क्या क्या, ये लोग आपको करने देंगे अगर आप आज यार, डिसाइड मेरे ख्याल में करने तो देना चाहिए। क्योंकि देखो, मसला ये है कि जो यंगर जनरेशन है ना, उसके साथ उसके साथ एक कनेक्शन क्रिएट करने की जरूरत है अखबारों को। वो जो है, दे आर नॉट प्लेटफॉर्म सेंट्रिक, दे आर कंटेंट सेंट्रिक। अगर उनको वो आप कंटेंट देंगे जो वो पढ़ना चाहते हैं, तो वाई वुडंट दे पिक अप? अगर किताब पढ़ सकता है तो अखबार क्यों नहीं पढ़ सकता? किताब भी तो पेपर भी छपी हुई है ना, वो जाता है जाकर बुक शॉप से किताब खरीद के ले आता है, यहाँ से क्यों नहीं ले सकता? आपने वैसे भी काफी चीजों को इनोवेट किया। वी सॉ क्लासिफाइड, ऑल द QR कोड्स। आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट स्टेप। आपको बेसिकली जो ऑफलाइन जो ऑनलाइन है ना, उसको आपको किसी तरीके से सीमलेसली इंटीग्रेट करना है। चले जी, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आके सरमद साहब से पूछेंगे जियो की इब्तिदाई दिनों की कहानी, हाउ इट वाज इवॉल्व्ड, हु केम अप विद दिस वंडरफुल नेम, क्या हुआ था। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। आइए सरमद साहब से पूछते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल की इब्तिदाई दिनों की कहानी। सरमद साहब, जियो इज अ केस स्टडी
ठीक है, आज तक इतने चैनल खुल गए हैं, जियो की जगह नहीं ले सके। जियो की जगह कोई नहीं ले सका और जियो जैसा कोई बन ही नहीं सका। मुझे ये बताइए, और जियो के बारे में हमने सुना था कि ये जियो को लॉन्च करने का प्लान 98 का था। नहीं, ये एक्चुअली 98 का नहीं था, एक्चुअली 67-68 का था। नहीं, जिस वक्त कराची में पीटीवी लॉन्च हुआ, ये पाकिस्तान टेलीविजन का 64 में लाहौर में हुई थी और 67 में कराची में हुई थी। ओके। तो मीर खलील रहमान मरहूम ने अयूब खान को ख़त लिखा और उस ख़त में कहा कि मुझे लाइसेंस चाहिए टेलीविज़न चैनल निकालने के लिए, क्योंकि अगली जंग जो है वो एयरवेव्स के ऊपर लड़ी जाएगी और मैं ये समझता हूँ कि मुझे इजाज़त हुकूमत को देनी चाहिए ताकि मैं एक टेलीविज़न चैनल लॉन्च कर सकूँ। ऑब्वियसली उस ज़माने में वो था कि जी टेलीविज़न को नहीं जाना प्राइवेट सेक्टर में वगैरह वगैरह। तो उसके बाद फिर फिर होती रही, लेकिन मुझे याद है मैंने 93 में ज्वाइन किया, तो 94 में मेरे ख्याल जून जुलाई में मैं ऑफिस में बैठा हुआ तो शकील साहब की कॉल आती है कि वो कुछ लोग आ रहे हैं, ज़रा उनसे मिल लीजिएगा। वो शकील साहब लाहौर में थे, अब मुझे पता ही नहीं कौन लोग आ रहे हैं। खैर वो कुछ गोरे थे, वो आ गए और पता चला वो जो गोरे आए हैं वो बेसिकली सेटेलाइट के हवाले से आए हैं। वो सेटेलाइट्स की बातें करना, वो सेटेलाइट्स के हवाले से बात करने के लिए आए हैं। अब मुझे ना पहले पता ना बेपता, जो मैं कर सकता था मैंने कोशिश की, मैंने शकील साहब को ब्रीफ किया, तो मैंने उस वक्त से इंटरेस्ट था, तो उससे पहले भी था इंटरेस्ट। और मुझे याद है कि हमने एक शकील साहब प्रेसिडेंट से उस वक्त APNS के, तो हमने एक सेमिनार किया न्यूज़पेपर वर्सेस टेलीविज़न। तो वहाँ एक बंदे ने खड़े होकर मुझसे सवाल, आई वाज स्पीकिंग फॉर द प्रिंट, तो वहाँ एक बंदे ने मुझसे सवाल किया उठ के कि अगर आपका चैनल आ गया तो फिर आप क्या, मैंने कहा जब चैनल आ गया तो उसको भी मैं इसी तरीके से डिफेंड कर रहा हूँ जैसे मैं अखबार को कर रहा था। तो 94 उस वक्त जब मैं आया तो द इंटरेस्ट वाज वर्क हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, द इंटरेस्ट वाज ऑलरेडी देयर। और 98 में हमने पहली बार इसको हम वी वर एट द वर्ज ऑफ लॉन्चिंग इट, सारी चीज़ें हो गई थी। तो बट देन हमारे कुछ गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम्स हुए, शायद गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हम टीवी चैनल उस वक्त लॉन्च करें। और ये सब लोकली आप लॉन्च करना चाह रहे थे, एज इन स्टूडियोज एवरीथिंग? जी हाँ, सैटेलाइट ऑब्वियसली सैटेलाइट के जरिए करना चाह रहे थे, लेकिन वो ऑब्वियसली फिर देन फिर वो पॉलिटिकल अपीवल हुआ, नवाज शरीफ गवर्नमेंट गई, ये मुशर्रफ आ गया। तो उसके बाद फिर जब प्राइवेट सेक्टर को इन किया गया कि वो असल में मे बी दैट वाज प्रोबेबली अ लर्निंग ऑफ पागल, कि लगा कि जी इंडिया में तो टीवी चैनल्स हैं तो प्राइवेट सेक्टर के चैनल्स ने किस तरीके से किया, तो मे बी देयर इज अ नीड फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन ब्रॉडकास्ट। सैडली हर बार इन्हीं लोगों को ये नीड नजर आती है, ये सिविलियंस को क्यों नहीं है नीड? अब आप अंग्रेजी चैनल्स की नीड समझ आ गई है। आप मुझे ये बताइए कि हर कोई खोल रहा है, बिकॉज सबको कहा जा रहा है आप यार देखें जियो इंग्लिश खोलने वाले हैं या नहीं? देखें दोबारा सबसे एक तो हमने शुरू में काम किया था जियो इंग्लिश के पूरा ऊपर, बना हुआ और उसके था। बाद हमने बिकॉज मार्केट हमें नजर नहीं आई इसकी, तो ऑब्वियसली आगे लेके नहीं चले। आई डोंट थिंक द मार्केट इज बिग इनफ फॉर सो मेनी इंग्लिश चैनल्स अभी भी डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान में अंग्रेजी चैनल्स चलाना है, आई डोंट थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस, क्योंकि पाकिस्तानियों को अंग्रेजी में कुछ चीज़ का बताना है, उर्दू में बताने में कोई फ़र्क नहीं होगा, या सिंधी में या पंजाबी में पता कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक, वही खबर होगी, आपने उसको अंग्रेजी में बता दिया। असल चीज़ है कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान से बाहर कैसे जा रहा है, दैट इज आई थिंक व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लॉन्चिंग इंग्लिश चैनल्स विद इन द कंट्री। सो वो लेकिन अगर आई थिंक दैट concept gets lost, has gotten lost somewhere. चले आपको तो चले मार्केट नहीं समझ में आती, आपको लगता है कि वी आर स्टिल नॉट रेडी। अगर आपको कोई कॉल करे कि सरमद साहब खोल दें, हम उसको टॉप 10 में अगर सरमद साहब को खोलने के लिए तो मैं कहूंगा अच्छा जी आ जाए, लेकिन हम आपको हम आपको जियो के साथ रखेंगे। नहीं, आई डोंट नो और हम आपको एड्स भी दिलवाएंगे, तो फिर आप खोल देंगे। देखिए अंग्रेजी चैनल्स में एड्स भी दिलवाने वाली बात, असल चीज जो है ना, दो किस्म के इश्तिहार है। एक जो सरकारी इश्तिहार होगा ऑब्वियसली वो मिल जाएगा, जी वो तो, लेकिन असल चीज जो होगी वो मतलब अभी भी उसी पे चल रहे हैं जी, 70% तो वही है। बहुत सारे चैनल्स व्यूअरशिप पर डिपेंड करेगा। कमर्शियल तो अगर व्यूअरशिप होगी तो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग आएगी, कमर्शियल गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग तो आप दे देंगे, लेकिन शायद आप चला भी लें गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग के ऊपर, बट वो मीनिंगफुल नहीं होगा और वो सेल्फ सस्टेन नहीं होगा। सस्टेनेबल होने के लिए ज़रूरी होगा कि आप कमर्शियल एडवर्टाइजिंग पे जाएं। इसीलिए आप देखें कि अगर मैं जियो का एग्जांपल दूं तो जियो के अंदर अबाउट 70-75% बिजनेस, मोर देन दैट, अबाउट 75-77% बिजनेस इज एक्चुअली कमर्शियल बिजनेस, एंड दैट इज प्राइमरली ड्यू टू इट्स व्यूअरशिप।
व्यूअरशिप ऑफ कोर्स। क्योंकि व्यूअरशिप होगी, रेटिंग्स होंगी, व्यूअरशिप होगी तो वो पुल करेगी एडवर्टाइजिंग को, बिल्कुल नहीं होगी तो पुल नहीं करेगी। आप मुझे कहेंगे यार मेरा चैनल होगा, मैं आपको कहूँगा यार मुझे फेवर कर दो, 2 स्टार दे दो, 1 बार दे दोगे, 2 बार दे दोगे, तीसरी बार तुम कहोगे यार क्या भाई? मुझे रिटर्न, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिटर्न ऑन माय इन्वेस्टमेंट, तो भाई फेवर इतनी हो सकती व्हाई शुड आई वेस्ट माय मनी है, तो आप नहीं देंगे। तो हाँ, हुकूमत जो है वो सस्टेन करती है, टीवी चैनल्स को भी करती है, न्यूज़पेपर्स को भी करती है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत वाकई चाहती है कि मीडिया इस मुल्क में डेवलप हो और इस मुल्क में मीडिया सस्टेनेबल रहे, तो हुकूमत को मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए, और उसको सपोर्ट करने के लिए ऑब्वियसली जो एक जरिया है वो सरकारी इश्तहारात हैं। दुनिया भर में ये होता है, खाली पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान की भी अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हिंदुस्तान के अखबारात को अगर आप उठा के देखें तो 60% इश्तहार या 50 से 60% इश्तहार जो होते हैं वो सरकारी होते हैं हिंदुस्तान के अखबारात में भी। तो ऑब्वियसली ये है, That's a global practice. तो आपको अगर अखबार को सस्टेनेबल करना है या टेलीविजन को करना है तो आपको उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। आप जो टॉप 10 चैनल्स निकाल कर देखते हैं, शुरू के तो 4-5 समझ में आते हैं भाई, जियो हो गया, ARY, हम, दुनिया, ये उर्दू वन भी आ जाता है उसमें यार उसके तो अंदर चार के बाद 5वें 6ठे नंबर पर तो कोई तो होगा ना। हाँ। 3-4 के बाद 5वें 6ठे नंबर पे कोई तो आएगा, तो ऑब्वियसली जब कोई आएगा तो उन्हीं चैनल्स में से कोई आएगा, तो शायद लोग हो सकता है वो फ्रैक्शन ऑफ अ परसेंटेज हो, 0.0 हो, लेकिन वो 0.01 हो, लेकिन आ जाएगा। ये एक्सप्रेस चौथे नंबर पे कैसे है? मैंने 10 साल से एक्सप्रेस देखा नहीं है। यार वो दैट इज अप टू यू। ये मुझे बताइए ना, लोग होंगे जो देखते हैं, लोग होंगे जो देखते हैं। कौन है सर? मैं तो ढूंढता ही रहता हूँ। लेकिन हाँ। मैं तो बहुत कम देखता हूँ एंटरटेनमेंट चैनल्स, बट अच्छा, आपको न्यूज़ देखनी है तो आप क्या लगाते हैं, जियो या देखिए अगर मुझे न्यूज़ देखनी है, ARY? नहीं जियो, अगर न्यूज़ देखनी है तो पाकिस्तानी न्यूज़ देखनी है तो मैं जियो न्यूज़ देखता हूँ, ठीक है, और इंटरनेशनली देखनी है तो BBC। तो बेसिकली CNN ओकेजनली, बट प्राइमरीली BBC, और पाकिस्तान से जियो न्यूज़। ओके। Once in a while I go on to हम also, but that's सर साहब, नाम किससे रखा था जियो का? यार जियो का नाम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत कम लोग जानते हैं, बट इसलिए कि जिसने रखा था वो उसका क्रेडिट लेता नहीं है, बट जियो का नाम शकील साहब ने रखा था। अच्छा, ओ, आई ऑलवेज थॉट कि ये जियो का नाम इमरान असलम नहीं, साहब। इमरान असलम साहब की उसमें बहुत इनपुट थी, क्योंकि जियो की डेवलपमेंट में इमरान साहब की बहुत इनपुट्स थी, और इमरान साहब वाज वर्किंग ऑन जियो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सही है। even before the launch of Jio, he was working on Jio, हाँ जी। but the नाम was शकील साहब का आइडिया, और हम में से बहुत सारे लोग जो थे, हमारा ख्याल था कि यार कुछ और नाम रखते हैं, लेकिन शकील साहब का कॉन्सेप्ट जो था, उन्होंने कहा कि यार जियो जीना भी है, जिंदगी जीना, और दूसरा उन्होंने कहा देखो ज्योग्राफी होती है, जियो पॉलिटिक्स होती है, जियो इकोनॉमिक्स होती है, तो वो जियो भी। सो इट वाज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ बोथ, द उर्दू जियो एंड द इंग्लिश जियो। भाई ये लोग सही हैं, ये सही है। सही बात है भाई। समझ आ गई ना अब आपको? बिल्कुल सही है। That is why where they are. Absolutely. जियो पे मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल ये करूंगा, फिर we will move on to Ad Asia। जी सरमद साहब, जियो पे हम पिछले 10-12 साल से देख रहे हैं जियो की स्क्रीन, और जियो मैं भी एडिटोरियल क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ओवरऑल स्क्रीन और सारी चीजें हमें लगता है बड़ी स्टैटिक हो गई हैं। लुक एंड फील हमने भी इम्प्रूव, if you look at our screen 20 years ago, it was a different screen from what it is today, लेकिन जब 10 साल से ऐसी है वैसे। नहीं बीच में थोड़ा इवॉल्व भी हुई है, लेकिन देखिए मसला ये है, इसको थोड़ा करें ना, असल चीज जो होती है लोग क्या देखना चाहते हैं। मसला ये है कि हमने जब भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है तो हमें जो फीडबैक आया है वो ये है कि नहीं, जैसा हमें आप का जो स्क्रीन है जैसी है वैसी चाहिए। सो यू नो व्हेन द पीपल वांट, your consumers want the screen to remain the way it is, they will decide how to। बस आप कराएं, आप कोई स्टडी कराएं, करवाते हैं। उसकी वजह मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि जब नया ये 2005, 6, 7, 8, 9 में ये केओस जो था ना, ये फ्रेश, हाँ, ये केओस, ये बहुत सारी फट्टे आ रहे हैं, बहुत सारे आपके बैंड्स हैं, और ठक ठक एक चीज पे स्क्रीन पे 6 चीजें एक वक्त में चल रही हैं। दिस यूज्ड टू फैसिनेट व्यूअर्स अ लॉट। अभी आप जरा देख रहे हैं ना, थोड़ा लोग अब वापस जरा उस पे जा रहे हैं कि यार अब जितने आप नए चैनल देखें, डिपेंड करता है कि कौन, मे यू एंड आई प्रोबेबली, लेकिन जो उसके एक्चुअल व्यूअर्स हैं ना, जी, दे लाइक व्हाट वी
what we have. So if तो मतलब ये तो आप अगर इसको ये तो ज़्यादा train चेंज तो करेंगे आप ना, करेंगे उनको। ज़्यादा चेंज करेंगे तो डिस्टर्ब होंगे वो. So we don't really want to disturb their habits. सही But let's see. ये सरमत साहब ने आज हमें बताया कि ये सेनेटर क्यों है गोल करके। सरमत साहब आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है थोड़ा सा, आपको ये नहीं लगता कि आई थिंक किसी भी ब्रांड में जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करें लोगों में वो सस्टेन नहीं कर सकता. एंड आई थिंक बहुत जरूरी है. 5,000 एम्प्लॉइज जी. आई थिंक अब हाँ 4.5 के करीब जियो और जंग के मिलके कुछ 4.5. भाई ये भी है कि जब आपका इदारा इतना बड़ा होता है तो आप एक जमाना था हाँ एक जमाना था कि वी यूज्ड टू टेक प्राइड कि यार हमारे 6,000 एम्प्लॉइज हैं, 5,500 एम्प्लॉइज दुनिया भर में जाके बात करते थे. अब लोग कहते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा है, आपको तो लीन होना चाहिए. तो क्या आपका मंसूबा है कोई ऐसा कोई? मैंने वैसे बात करने की तौर पे कहा. भाई गोल्डन हैंडशेक आने वाला है जियो के अंदर? नहीं कोई नहीं आने वाला. कुछ नहीं होने वाला. सरमत साहब बैठे, कुछ नहीं होने वाला. सरमत साहब एक ये बताइए, पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि रिलीजन सेल्स लाइक हॉट केक्स इजीली. आपके जितने बड़े चैनल्स हैं, ARY, सबने, किसी ने QTV लॉन्च किया, मदनी चैनल. जियो ने कभी ऐसी कोई चीज नहीं की. इज इट बिकॉज ऑफ यार हम ये समझते हैं कि रिलीजन जो है इज समथिंग जो हमारा और हमारे खुदा का मामला है, उसको बेचना नहीं चाहिए. क्या खूबसूरत बात की आपने. तो मतलब इज नॉट देयर टू बी सोल्ड. बट अगर आपको कभी मौका मिले मदनी चैनल को कि MD बनने का, तो आप एक तब्दीली क्या लेकर आएंगे? मदनी की जगह मक्की हो जाऊंगा. ओए क्या बात है, देवबंदी. देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए मदनी चैनल. समझ आप, मेरी आधी जिंदगी गुजर गई है चाय, बिस्किट, तेल, मसाले, बैंक्स और गाड़ियों को ब्रांड बनाते बनाते. समझ आप, मुझे पाकिस्तान को ब्रांड बनाना है. तो मसला क्या है? बॉस, बिग आइडिया नहीं क्रैक हो रहा. बिग आइडिया इसलिए क्रैक नहीं हो रहा क्योंकि पाकिस्तान इज अ ग्रेट प्रोडक्ट but a pathetic brand. We have not, over the years, we have not been able to turn the positives of Pakistan into a brand. और मसला ये है कि 1947 से लेके आज तक जो हमारी ब्रांडिंग स्टोरी है ना जी, वो बदलती रही है. एक स्टोरी नहीं रही, कंटिन्यूटी नहीं रही. कभी हम बात करते थे बीचेस की, कभी हम बात करते थे नॉर्दर्न एरियाज की. फिर हमें याद आया कि जी नहीं, ये तो गोरा आ जाएगा यहाँ, तो उसको तो हमें वो तो हमने अब मुल्क को ड्राई कर दिया, तो उसका क्या बनेगा. सही है. तो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड. मुझे याद है आजकल वो एक अंग्रेजी के अखबार में वो छपता है 50 years ago डॉन में. हाँ जी. तो वो कुछ अरसा पहले मैं पढ़ रहा था कि उसके अंदर एक राजा तीदेव रॉय होते थे, भुट्टो साहब के मिनिस्टर फॉर टूरिज्म. पहली बार टूरिज्म मिनिस्ट्री भुट्टो साहब ने बनाई थी. उससे पहले टूरिज्म यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री बाय द वे. तो भुट्टो साहब ने बनाई थी 72 में. और राजा तीदेव रॉय वाज एक्चुअली अ बंगाली बुद्धिस्ट हु ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ बांग्लादेश. सही. He was one of the two MNAs who were non-Awami League MNAs. एक नूरुल अमीन थे जो वाइस प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के भुट्टो साहब के अंदर, और एक राजा तीदेव रॉय जो बुद्धिस्ट थे जो बने टूरिज्म मिनिस्टर. तो उनका मैं पढ़ रहा था. उन्होंने कहा कि जी हम गडानी में एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं. ओके. यार ये 1972 की बात है. हम बैठे हैं 2025 में, आज तक तो वो टूरिस्ट रिजॉर्ट बन नहीं सका. अबे पोर्ट पूरा नहीं बना. तो हम क्या बातें करते हैं. हमारे ये प्रॉब्लम्स रहे हैं over the years. We have not been able to actually identify the positives of Pakistan, the brand Pakistan, और उसको हमने लेके उजागर करने की कोशिश नहीं की. I'm right now working on a book on the book is called The Pakistan Story. I'm trying to work on how to brand Pakistan. तो 2-4 महीने भी हैं उसके अंदर, इसको कंप्लीट होने में उम्मीद है कि हो जाएगी. उसके बाद इन्वेस्टमेंट. आप इन्वेस्टमेंट जो लाना चाहता है पाकिस्तान में, आप उसके लिए इतने हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं कि वो बेचारा कहता है यार ऐसा ना ही आओ तो बेहतर है. तो यहाँ वालों के लिए इतने हर्डल है. वो कह रहे हैं आप कराची देखें, वो भाग जाता है, आता ही नहीं है. आधे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से भाग गए, चले गए, लाहौर चले गए. वो तो ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें ना. कराची की तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना नहीं चाहता पाकिस्तान में, क्योंकि आप उसको अपॉर्चुनिटीज उससे कहते हैं जी हम 1 विंडो ऑपरेशन देंगे, वो 1 विंडो की जगह 500 विंडो हो जाती है, तो खत्म ही हो जाता है. तीसरी चीज है आपका जो इमेज है, हाउ द वर्ल्ड परसीव्स यू. अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड परसीव्स अस एज जो फ्रॉम द आईज ऑफ
from the eyes of the Western media. True. We are looked at from the eyes of the CNNs and the BBCs of the world. Yeah. उसमें क्या होता है कि you have got bearded guys with टखनों से ऊपर शलवार, gun toting mullahs with shuttlecock burqas, women wearing shuttlecock burqas, and running or walking on broken roads. Yeah. And that's not Pakistan. और बकरियां दिखाते हैं. बकरियां, that's not Pakistan. That's hardly, maybe अगर है तो quarter of a percentage which borders one of our neighbors. True. But that's the image that दुनिया में कोई जाता है उसको पता ही नहीं कि भाई पाकिस्तान में कराची भी है, लाहौर भी है, इस्लामाबाद भी है, देखा में या गिलगित है, बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, सकर्दू है, आज़ाद कश्मीर है, गवादर है, they haven't seen Pakistan. शर्मा साहब, शर्मीन उबैद चिनॉय 2004 में, I don't know, a lot of people criticize her, a lot of people, love her work, whatever. उसने दुनिया में पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर लाके खड़ा कर दिया. 2004 में ये हसन जैदी कारा फिल्म फेस्टिवल कराते थे, अगर आपको याद हो. बिल्कुल. तो उसके अंदर शर्मीन आई, वो नई उस वक्त पाकिस्तान आई थी और उन्होंने अपनी एक फिल्म दिखाई जो उन्होंने CNN के लिए बनाई थी. This is a propaganda video made by the Taliban. ठीक है. और the film was all about that Pakistan is on the brinks of falling into the trap of ये terrorism और ये सारी चीजें, मतलब कंट्रोल इसके ऊपर पूरा आ जाएगा इन लोगों का, ये उनका पूरा मुद्दा था. I clearly remember one of the member of the audience, he actually stood up and he started, abusing, using abusive language for her कि ये आपने क्या दिखाया है और ये आपने क्या पाकिस्तान का इमेज और ये वो. और वहाँ वो ये बताना चाह रही थी कि भैया आप अपनी आवाज़ नीचे करें, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि ये पाकिस्तान है, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड सीज यू. और आप खुदारा इस बात को समझें, क्योंकि ये अब आप समझने की वो समझते समझते बहुत देर हो चुकी थी. फिर हमने उसको समझा ही नहीं कि दुनिया में परसीव कैसे करती है. जो परसेप्शन है, हमें उस परसेप्शन को तोड़ना है. यदि लास्ट फ्यू मंथ्स आई थिंक वी हैव बीन एबल टू सम एक्सटेंट चेंज दैट परसेप्शन. कुछ हद तक को एकदम जब हमने वो किया कि अच्छा यार ये भी है, ये तो हमने तो उसको राइट ऑफ कर दिया था. ये राइट ऑफ नहीं हुए, ये तो है. ट्रम्प को भी नजर आ गया कि पाकिस्तान है और दुनिया को भी नजर आ गया कि पाकिस्तान है. तो वो आपको लग रहा है ये जो इतनी मोहब्बतें अभी जो यार वो अपना will we be paying for this, because हमें कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा यार. वो पे तो शायद करना पड़े, लेकिन मसला हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया पे करना. असल चीज जो है ना वो बेसिकली ये है कि पाकिस्तान ने बहुत सक्सेसफुली अपनी रिलेशनशिप को मैनेज किया है चाइना और अमेरिका के साथ. और मेरे ख्याल में इस वक्त भी जो ये बैलेंसिंग एक्ट हमें मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि यार रिलेशनशिप एक्चुअली जो कहते हैं ना, इट्स स्वीटर देन हनी एंड इट इज डीपर देन सीज एंड इट्स टॉलर देन द हिमालयाज. एक्चुअली दैट्स ट्रू. The relationship between Pakistan and China is so strong कि दुनिया में कोई अगर हमें कोई चूज करने को कहेगा ना तो we will, अव्वल तो हम कहते हैं जी चूज ना कराओ, हमें अगर करना है तो we know where we stand. President साहब yesterday went to China, 10 दिन के दौरे पे गए हैं. कल वो चीन चेंगडू में उनको रिसीव किया. मतलब सीपैक हो रहा है, नहीं हो रहा? सीपैक 2 हो रहा है, बिल्कुल सीपैक 2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. सीपैक का जो फेज 2 है वो शुरू हो चुका है, उस पर काम शुरू हो जाएगा. उसके अंदर आई थिंक वन ऑफ द की फैक्टर्स वुड बी ये जो रेलवे ट्रैक बिछना है, दूसरा वाला ML2 शायद कहते हैं इसको. शर्मा साहब वो मोटरवे तो पूरा कनेक्ट करवा दें प्लीज. यार देखो दुनिया का वाहिद कैसी बात है, मतलब खिंचेगा जी वो दुनिया का वाहिद पूरा पहुंच जाता हूँ सक्कर के बाद आपको फिर वो नहीं, उसके वो चक्कर को तो छोड़ दो. एक अजीबो गरीब दुनिया की चीजें, पर दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ जो इस मुल्क का सबसे बड़ा पोर्ट है जी, उसकी कनेक्टिविटी नहीं है पूरे मुल्क से. आपके वहां से ट्रक निकलते हैं रात को, आप शोर मचा रहे होते हैं बंदा मार दिया भाई, इसलिए होता है. अब ये नहीं सोचते कि वो जो ट्रक और ट्रेलर्स आ रहे हैं वो सनसेट बुलेवार्ड से गुजर रहे हैं, मेन सड़कों से आपके गुजर रहे हैं. कैसी स्टूपिड बात है. मतलब व्हाट द हेल इज दिस? आपको एक डायरेक्ट कॉरिडोर चाहिए फ्रॉम द पोर्ट दैट टेक्स यू टू रेस्ट ऑफ पाकिस्तान. आपका जो सो कॉल्ड हैदराबाद कराची है वो तो सुपर हाईवे था, वो भी मोटरवे नहीं है. जी. आपको तो कराची से लेकर सक्खर तक की मोटरवे चाहिए. और हमें बहुत ख्वाब दिखाया हुआ है सालों साल से सिंध को कि जी हम बना देंगे. बट आई थिंक दिस टाइम वी आर सीरियस एंड आई थिंक द गवर्नमेंट इज सीरियस. इट हैज टू बी डन, क्योंकि अगर आपको वाकई
पोर्ट कनेक्टिविटी चाहिए, पोर्ट को कनेक्ट करना है, तो यू डोंट हैव अ चॉइस। बिल्कुल। तो आप शर्मा साहब देखें, इतना बड़ा शहर यार, इतने लोगों को रोज निकलना होता है यहाँ से। 3-3.25 करोड़ का शहर है ये। मगर उसके बाद चारे भुट्टो सारा भुट्टो में क्या है? आई वुड लाइक टू आस्क कि क्या है शर्मा साहब, वो बीच का एक पूरा यार? देखो जगह थी जो दोनों तरफ कारपेटिंग हुई भी यार, लेकिन तो हम रह गई। देखो, हम भूल जाते कलवर्ट बना देते यार। हैं, देखो कुछ पाइप पूप जो चीज कंप्लीट होके इनॉग्रेट हो चुकी है जहां तक, हाँ। उसकी बात करो। वहां कुछ हुआ नहीं हुआ, ये अगला पोर्शन है हाँ। जिसपे काम चल रहा है। अब जब एक चीज का काम चल रहा है और बारिशें हो जाए तो काम कंप्लीट ही नहीं हुआ, सही बात। तो उसको आप उछालना शुरू कर दो। देखो हमारा प्रॉब्लम क्या है कराची में, मैं ये कहता हूँ कराची का जो मीडिया है ना, हमारा एक प्रॉब्लम है। हाँ। हमारे पेट के अंदर ना खैर नहीं बोल दे एक हमारे पेट के अंदर एक मिनी अल्ताफ हुसैन बैठा हुआ है जिसका हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, हम जो मर्जी करने की कोशिश करें, हम उस एंगल से देख रहे होते हैं। वी हैव एंटी सिंध, एंटी पीपल्स पार्टी बायस। वो रिफ्लेक्ट होता है आपको कराची के मीडिया में, जो न्यूज रूम्स हैं वहां से ये रिफ्लेक्ट होता है। कोई भी मीडिया हो, वो आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट। हो सकता है मेरी बात बहुत सारे मेरे दोस्तों को बुरी लगे, बट दैट इज अ फैक्ट, एंड वेदर वी लाइक इट और नॉट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आई थिंक यू आर राइट। और हमारे अपने लोगों दोस्तों को भी, जो हमारी अपनी पार्टी है, उसको भी समझना चाहिए यार ये हमारा प्रॉब्लम है। हाउ डू वी मैनेज दिस एंड हाउ डू वी हैंडल दिस। सही है। बट शर्मा साहब, मेरे दोस्त जो है ना मीडिया में बड़ी गाली देंगे इस बात पे। शर्मा साहब, लेकिन मसला उस जगह की कारपेटिंग हुई भी थी। नहीं यार, पता नहीं कारपेट नहीं वो कारपेटिंग हुई थी, लेकिन साइड्स नहीं बन रहे थे। आपने जब एक सड़क बन रही होती है, पूरी कंप्लीट होती है, उसकी साइड्स को आप मुकम्मल तौर पे स्ट्रेंथन करते हैं। चलिए, आई थिंक अच्छी बात ये हुई कि हमें पता चल गया कि पानी का बहाव कहाँ से आएगा। आई थिंक दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड इन द। और वो जो है वो अपना BLT बेसिस के ऊपर है। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका काम है ये बिल लीज ट्रांसफर, उसका काम है 20 साल तक 15 साल तक उसने उसको मेंटेन करना है। सिंध गवर्नमेंट ने इस पे कुछ नहीं करना है। दैट कॉन्ट्रैक्टर विल हैव टू डू दिस एंड कंप्लीट इट। फैंटास्टिक। शर्मा साहब, हम हमेशा सोचते हैं आपसे एडवर्टाइजिंग की गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सियासत में चले जाए। नहीं, आपका कसूर है बस ये आप हर थोड़ी देर बाद जो हमें एक कुलझड़ी दे रहे हैं, मैं कॉर्नर पर आ जाता हूँ बिल्कुल उसके। शर्मा साहब, एड एशिया, व्हाट एन अमेजिंग representation and what an amazing show that you guys put up. ये कैसे किया? बड़े लोग वैसे क्लेम करते हैं उसको कि वो हमने किया यार। नहीं, देखें, ये पाकिस्तान में 2 बार एड एशिया हुई है। पहली जो एड एशिया हुई थी वो 1989 में हुई थी, जावेद जब्बार साहब पाकिस्तान में लेके आए थे, एंड ही पुट पाकिस्तान ऑन दी एशियन एडवर्टाइजिंग मैप। उससे पहले एक्चुअली वो 79-80 में उन्होंने आफा बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ही वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ आफा, द एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशंस। और वो और टोनी डी होया हुआ करते थे फिलीपींस के। दे वर द 2 फाउंडर्स ऑफ आफा। सही। और बाय द वे इंडिया उस वक्त मेंबर भी नहीं था आफा का। अच्छा। और इंडिया बहुत बाद में बना। सो वो अपना 89 में पाकिस्तान में पहली दफ़ा एड एशिया हुई, जावेद जब्बार साहब लेके आए थे, एंड इट वाज अ रिमार्केबल इवेंट। दूसरी दफ़ा 2019 में हुई, और आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ ब्रिंगिंग दैट बैक टू पाकिस्तान आफ्टर 30 years. बहुत कमाल इवेंट था। मार्टिन सोरेल, रिचर्ड क्वेस्ट, फर्नांडो मकाटो जो उस वक्त बर्गर किंग का ग्लोबल चीफ मार्केटिंग ऑफिसर था। उसके बाद आपकी ये रेंडी ज़करबर्ग जो मार्क ज़करबर्ग की बहन है और ज़करबर्ग मीडिया को हेड करती है। शी वाज द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ फेसबुक। रिचर्ड क्वेस्ट के साथ एक हमने इवेंट किया था। एक उसके साथ एक तो रिचर्ड क्वेस्ट की एक अपनी प्रेजेंटेशन थी, एक थी सर मार्टिन सोरेल इन कन्वर्सेशन विद रिचर्ड क्वेस्ट। ओके, वो एक बुक किया था जिसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। रिचर्ड क्वेस्ट ने एक सवाल किया तो उसके जवाब में मार्टिन सोरेल ने कहा, आई थिंक द वर्ल्ड इज कमिंग बैक टू द फुल सर्विस एजेंसी मॉडल। तो उस पे उसने कहा, रिचर्ड क्वेस्ट ने कहा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये तो तुम ही थे जिसने बड़ा गलत किया इसका। तोड़-फोड़ कर दिया। उसने कहा इट वाज राइट देन, दिस इज राइट नाउ। सो उसने 2019 में ये प्रोडिक्शन की थी, बट आई थिंक मे बी द वर्ल्ड इज एक्चुअली कमिंग बैक टू द फुल सर्विस एजेंसी मॉडल। वापस अपने आप को
मर्ज कर रहा है। सेंट्रलाइज कर रही है, वापस अपने आप को बड़ा कर रही है। ऑल दी तो वो जो था कि जी जो एजेंसीज हैं वो ब्रांड कस्टोडियंस हैं, और जो मीडिया है वो मीडिया एजेंसीज जो है मीडिया कस्टोडियंस हैं। तो वो आई थिंक वील प्रॉब्ली नीड टू रीलुक एट, वापस जाना पड़ेगा, जो हमने डिसइंटीग्रेशन की थी, मे बी वी नीड टू रीइंटीग्रेट। ये जब आप इतने हिस्से बकरे करते हैं, किसी के पास ऑटोनॉमी नहीं रहती है, किसी के पास वो विजन नहीं रहता। विजन के लिए तो आपको कुछ ना कुछ एक तो जगह से करना आएगा ना, पड़ता है। कहीं से। मेरे साथ और लोगों ने जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, उसमें वकार हैदरी साहब थे जो उस वक्त पीडब्ल्यूए के चेयरमैन थे, अली मानीवाला थे उस वक्त, वो फॉर्मर चेयरमैन थे पीडब्ल्यूए के, और उसके अलावा आई थिंक असद वाज आल्सो, जवाद हुमायूं साहब थे, असदुर रहमान थे। असदुर-रहमान। असद ने बहुत कंट्रीब्यूट किया था। ही एक्चुअली हेल्प मी पुट टुगेदर द स्पीकर्स, तो स्पीकर लाइनअप जो था मैंने और असद ने मिलके वो Very nice. हमने फाइनलाइज किया था। उसके बाद अपना हम शहजाद नवाज थे। शहजाद नवाज ने पूरा जो उसको डिज़ाइन किया था, उस द होल लिवरी जो थी उसकी, दैट वाज डन बाय शहजाद। एंड शहजाद ने बिल्कुल 24 घंटे लगता था, वो सोता भी नहीं था, और वो वहाँ लगा रहा। फिर उमर सत्ती था, हु वाज आवर इवेंट ऑर्गेनाइजर, जिसने पूरे इवेंट हमारा वहाँ हमें डिलीवर करके दिया था। सो एंड ऑफ कोर्स माय कोलीग्स फ्रॉम द जंग ग्रुप वर ऑल देयर। लगता था 24 घंटे उनकी ड्यूटी जो है वो कुछ अरसे के लिए आइडिया में लग गई थी। सो दे वर ऑल देयर हेल्पिंग मी एंड हेल्पिंग द इंडस्ट्री पुट टुगेदर अ शो दैट पाकिस्तान कुड रियली बी प्राउड ऑफ। हाउ लॉन्ग इज द बिडिंग प्रोसेस, लाइक ये करने से बिड जीतने से इवेंट होने तक 4 साल लगते हैं। अच्छा, ओहो, तो बीच में बिड जीती हमने। अच्छा, व्हाट हैड हैपेंड वाज, सही सही बात थी, व्हेन वी वेंट टू, जब हम गए थे बिड करने, तो हम ठीक ठाक पैसे अपने हाथ में लेके गए थे, बिकॉज शहबाज साहब उस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। Okay. तो उन्होंने कहा था कि पंजाब गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू, जो चाहिए होगा वी विल प्रोवाइड यू ऑल फाइनेंशियल एंड ऑल सपोर्ट। अमेजिंग। पाकिस्तान की एक ब्रांडिंग थी जी। मुझे याद है कि उसने कहा बहुत रिचर्ड क्वेस्ट और मार्टिन सॉरेल ने कहा, मार्टिन सॉरेल दोनों ने कहा कि फर्स्ट टाइम टू पाकिस्तान, तो उस मार्टिन सॉरेल ने कहा कि यस आई एम अ पाकिस्तान वर्जन। तो उसमें उसने कहा अपना रिचर्ड क्वेस्ट ने कहा सो एम आई, वो अपना तो दे केम फॉर रैंडी ज़करबर्ग केम, ऑल ऑफ दीज पीपल केम फॉर द फर्स्ट टाइम टू पाकिस्तान, एंड दे रियली वेंट बैक टेकिंग गुड मेमोरीज। दे बिकेम आवर एम्बेसडर्स टू द वर्ल्ड। जब मैं हमेशा कहता हूँ देयर आर 2 पाकिस्तान्स, one Pakistan is that you see from the prism of the Western media, which is what I described earlier, terrorism and all that. The other Pakistan is that you need to come and experience for yourself. And these guys came and they experienced at Pakistan, and when they went back as ambassadors of Pakistan to their countries. That's wonderful. That's wonderful. Thank you so much, Sarmad Saab. Thank you so much. I think हमने जितने भी शोज अब तक रिकॉर्ड किए, आज पहली दफा हुआ है कि हमने ये सबसे लंबा शो रिकॉर्ड किया है। उसकी वजह ये है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम खत्म कहाँ करें, क्योंकि I enjoyed this show. I think this was of most of the shows that I've done. Yeah. This was probably the most interesting and lively show that I've और had. आपका शो, आपको पता है, लाइव ऑडियंस इस वक्त पीसीआर में सब लोग बैठे हैं, दे ऑल आर एंजॉयिंग। आखिरी एक मुझे सिर्फ बताइए सरमद साहब, मैं जब कॉलेज में था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि यार मुझे क्या करना है, आप you're trying to find yourself, you're trying to find your passion, वो समझ में नहीं आ रहा होता। उस वक्त आपको एक एडवाइस चाहिए होती है, आपको कोई एक इंसान का हाथ चाहिए होता है कि वो आपको राह दिखा दे। इस वक्त जो बच्चे, लड़के लड़कियां और किसी भी जेंडर के, अगर वो आप समझ लें कि वो इस वक्त कॉलेज में हैं और वो इस वक्त ढूंढ रहे हैं अपना पैशन को, स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनको एक एडवाइस क्या देंगे? Especially when we were growing up in the age of so-called Islamization. तो हमें कहा गया कि ये नहीं करना, इस तरीके से बात करनी है, इस तरह से बाहर नहीं जाना। तो वो जो हमारे ऊपर एक चीज फोर्स की गई थी ना, इस जनरेशन के ऊपर नहीं करनी। लेट दिस जनरेशन टेक इट्स बहुत बड़ा शुक्र है वो ओन डायरेक्शन, कि हमें वो जो एक अजाब था, अजाब इलाही था हमारे ऊपर, जिसका नाम ज़ियाउल हक था, उससे हमें निजात मिली, और वो एक्चुअली अजाब इलाही था। सही बात। उससे हमें निजात मिली, और आई थिंक वी शुड, हमें देखना है कि आजकल की जो जनरेशन है उसकी डायरेक्शन सही रहे, उसके ऊपर हम फोर्स ना करें, उसको हम जो हमारे बाइसेस थे
वो बाइसेस रिलीजियस बाइसेस हों, सेक्टेरियन बाइसेस हों, एथनिक बाइसेस हों, लिंग्विस्टिक बाइसेस हों, वो बाइसेस हमें बच्चों के दिमाग में नहीं डालने। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप स्कूल में कोई नहीं सोचता था कि ये शिया या सुन्नी है, या ये सिंधी है, या पंजाबी है, या ये मुहाजिर है, कोई भी पख्तून है, कोई नहीं सोचता था। आज जब हम बैठते हैं तो हमारी दोस्तियाँ जो हैं इस चश्मे से देखी जाती हैं। हम कभी हमने पंजाबी या सिंधी का चश्मा पहना होता है, कभी हमने मुहाजिर और पठान का पहना, पख्तून का पहना होता है, कभी हमने शिया का पहना होता है, कभी हिंदू का पहना होता है, कभी सुन्नी का पहना, देवबंदी का पहना होता है। वी नीड टू गेट आउट ऑफ दीज थिंग्स। हमें अपना चश्मा बदलना है, और वो चश्मा जो है हमारा अब सिर्फ ये है कि जी दुनिया एक्चुअल जो है वो क्या है। दुनिया ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे भी है। Let's look at grey areas also. Let's look at grey areas also. Let's enjoy life. Let's have some fun in our lives. We have been Thank you so black and much, white Sarma. drab nation for 75 years. Let us add color. Let us add fun into our lives. थैंक यू सो मच शर्मा साहब, Thank थैंक यू you. सो मच। दैट इज़ अ वंडरफुल एडवाइस। आपको ये समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती। इट्स ऑल, ये हम सब में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, आपको इन सब के We साथ have to live with all these things in our lives. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ हमें ज्वाइन करने का। सरमद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया to have- I'm आपने really क्या grateful. कमाल हमसे बातें की हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। तेरे गुजारा हो गया। अरे सर गुजारा क्या, ये तो मुझे लग रहा है कि इसमें से 3 शोज निकालने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। सरमद साहब, थैंक यू सो मच। इट वाज